डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टोथर्म्स और एंडोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या है वो। जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल एनर्जी की अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एक्टोथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं और एंडोथर्मिक एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेटरी प्रोसेसेस के अनुरूप एक तापमान बनाए रखते हैं। बाहरी तापमान का कोई भी प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। तो जो एंडोथर्म्स होते हैं वो इंटरनली जनरेट करते हैं हीट, जिससे मेंटेन रहे उनका बॉडी का टेम्परेचर। उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक ही रहता है रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि मैमल्स में है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, मैमल्स में है ये। और ऊपर वाला जो डायग्राम है वो टर्टल का है, जो कि एक्टोथर्मिक होते हैं। वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट सोर्स के ऊपर, और उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो एनिमल्स जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं हीट विद देयर एनवायरनमेंट। रेडिएशन के रूप में हो सकता है, कंडक्शन के रूप में हो सकता है, कन्वेक्शन के रूप में हो सकता है, या एवापोरेशन के रूप में हो सकता है। तो निरंतर जो भी एनिमल है उसका जो एक तापमान है वो निर्भर करता है बाहरी तापमान के ऊपर। तो एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो तरह के जंतु होते हैं, लेकिन एनिमल्स निरंतर एक्सचेंज करते रहते हैं वातावरण के साथ में, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। जो एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनका जो जनरेशन होता है वो इंटरनली होता है। बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो अपना मेटाबॉलिक जो हीट है, प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि उनका जो तापमान है बॉडी का वो ठंडा ना हो, वो एक नॉर्मल ही रहे। इसलिए जो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है एंडोथर्म का वो इंडिपेंडेंट होता है बाहरी तापमान के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि इस तरफ एक तरफ तो बाहरी टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर, और अंदर एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर। तो एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्रीज़ के आसपास रहेगा मैमल्स में। जैसे कि माउस है, चाहे तापमान बाहर का 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो उसकी एक ही रेखा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि पिंक में, मतलब उसने एक स्टीडी स्टेट में टेम्परेचर में अपने तापमान को अनुकूल बना के रखा हुआ है। बाहरी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर बाहर 40 डिग्री है इसका मतलब वो 37 ही रहेगा, वो 40 के ऊपर नहीं जाएगा। चाहे तापमान कम हो, 10 हो या 40 हो। 10 है तब भी वो 10 पे डिप नहीं करेगा, वो 37 पे ही रहेगा। 40 है तब भी वो 37 पे ही रहेगा। तो जैसे कि पिंक लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है एनिमल के इंटरनल टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर के बीच में। तो ऐसे जो जंतु हैं उनको हम एंडोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। अगर हम एक्टोथर्म्स को देखें तो उनका जो बाहरी तापमान होता है वो डिपेंड करता है बाहरी हीट के सोर्स के ऊपर। बाहर का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उनका भी टेम्परेचर राइज़ और फॉल करेगा। कुछ हद तक वो जनरेट कर पाते हैं मेटाबॉलिक हीट, लेकिन इतना नहीं कर पाते कि वो एक स्टीडी स्टेट का एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। जैसे कि रेप्टाइल्स हैं फॉर एग्जांपल। तो रेप्टाइल्स में अब अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें, बाहरी वातावरण जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर या आउटसाइड टेम्परेचर कहते हैं, दूसरी तरफ आपने एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर को प्लॉट किया है, तो आप क्या देखते हो कि ये जो ग्राफ है वो सीधा का सीधा बढ़ रहा है। अगर 10 डिग्री है तो उसका तापमान भी 10 डिग्री रहेगा, 20 डिग्री है तो उसका तापमान भी 20 डिग्री तक हो रहा है। तो ये लीनियर ग्राफ, अर्थात एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर स्टीडी स्टेट में जाती हुई दिखाई देती है ग्राफ की, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज कर रहा है एम्बिएंट या एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसलिए जो ग्राफ की जो लाइन है वो एकदम सीधी बनेगी। प्लॉट जब हम करेंगे एनिमल का इंटरनल टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर, तो जो प्लॉट है वो सीधा है, वो बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो उसका इंटरनल टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा। रेगुलेशन कैसे होता है टेम्परेचर का एनिमल्स के द्वारा? तो ये जो रेट होता है केमिकल रिएक्शंस का वो चेंजेस करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर क्या प्रभाव डालता है जंतु में? टेम्परेचर अफेक्ट करता है जंतु के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो कोलिशन होता है उसको ये प्रभावित करता है। जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे हैं जंतु के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, वो कंट्रोल करते हैं रिएक्शंस को, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं।
जो रिएक्शन फास्ट होते हैं हायर टेम्परेचर पर, एक पॉइंट तक फास्ट होंगे, लेकिन अगर आपने उसके बाद में टेम्परेचर में वृद्धि हो गई तो जो रेट है एंजाइमेटिक जो रेट है, जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जो बनने की जो रेट है वो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन है तो वो डीनेचर्ड हो जाएंगे हायर टेम्परेचर पर। इसलिए हर एक स्पीशीज़ का अपना एक नेटवर्क होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, उसके एक सेट होते हैं एंजाइम्स के जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर काम करते हैं। अगर हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को उस टारगेट रेंज में रखते हैं तो ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो प्रॉपर्ली रन होता है। तो अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम चला जा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक काम करेंगे, फिर आगे चलकर प्रोटीन्स जो हैं वहाँ पे वो बन नहीं पाएंगी प्रॉपर, तो बायोकेमिकल रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप होने लग जाएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या ऑप्टिमल टेम्परेचर पर ही एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। टेम्परेचर का एक बैलेंस किस तरह से ऑर्गेनिजम्स बाहरी पर्यावरण के अनुरूप बना के रखते हैं। आपको पता है कि जो हीट होती है वो गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर मूव करती है, जैसा कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो हमें बताता है। तो 3 तरीक़ों से कोई भी जंतु एक्सचेंज कर सकता है बाहरी इन्वायरमेंट से हीट को, एक तो रेडिएशन के माध्यम से, एक कंडक्शन के माध्यम से और एक एवापोरेशन के माध्यम से। तो अगर हम रेडिएशन की बात करें तो ये जो होता है ये ट्रांसफ़र होता है हीट बाहरी वार्मर ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट के रूप में इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। इसमें जो किरणें आती हैं वो प्रभाव डालती हैं जंतु के ऊपर। जंतु उससे डायरेक्टली उस वस्तु के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसमें से जो तरंगें निकल रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही हैं, वो ट्रांसफ़र कर रही हैं उच्च हीट को उस जंतु की ओर। तो ये क्या है? रेडिएशन। दूसरा होता है कंडक्शन। जो कंडक्शन होता है उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे कि हमारी जो स्किन है जब वो टच करती है एयर को, टच करती है पानी को, तो वो क्या होगा? कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है। तो इसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही, जैसे जैसे एयर का मूवमेंट हो रहा है या लिक्विड का जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि बाहरी जो हवा होती है, हवा जो गर्म है आपको टच कर रही है, डेट इज़ अ वे ऑफ कन्वेक्शन। आपने तालाब के पानी को टच किया है, दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। उसी तरह से होता है एवापोरेशन। जैसे कि वाष्पीकरण जो हो रहा है सरफेस से, लॉस ऑफ हीट जो हो रही है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी में हमें पसीना आता है, तो पसीना जो आ रहा है स्वेट ग्रंथियों से जो आ रहा है, उससे हमारा जो तापमान है शरीर का वो नियंत्रित होता है स्तनधारी जंतुओं में, मैमल्स में हम देखते हैं। तो इस तरह से एवोपरेशन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा एक टेम्परेचर बैलेंस का काम किया जाता है। और जितना भी हमारा ये जो टेम्परेचर बैलेंस का काम है ये निर्भर करता है हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो अगर हम अंतर देखें कि एक्टोथर्म और एंडोथर्म्स में क्या अंतर होता है, तो जो एंडोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं इंटरनल मीन्स के द्वारा, इंटरनल थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स के द्वारा। लेकिन एक्टोथर्मिक वो एक्सटर्नल मीन्स से ही उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बाहर ठंडा है तो वो भी बहुत, उनका बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन चला जाएगा। बाहर बहुत गर्मी है तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी बात, एक्टोथर्मिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल हीट सोर्सेज के ऊपर। यहाँ पे एंडोथर्मिक जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड नहीं करते इन्वायरमेंटल सोर्सेज के ऊपर। तीसरी बात जो है, एक्टोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो राइज और फॉल करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एंडोथर्मिक का इंडिपेंडेंट होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और एक्टोथर्मिक एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। एक्टोथर्मिक एनिमल्स का नियंत्रण कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे करेंगे? बिहेवियरल एडेप्टेशन से करेंगे। फिजियोलॉजिकल कुछ एडेप्टेशंस करते हैं। सामान्य रूप से जैसे आपने देखा होगा जो गिरगिट होती है बास्किंग के लिए आती है सन में, तो जब उसका क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो रंग परिवर्तन करते हैं तो वो बेसिकली अपने तापमान को नियंत्रित करती है, तो वो होता है बिहेवियरल एडेप्टेशंस। एंडोथर्मिक एनिमल्स में अगर हम देखें तो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर को।
अब कांस्टेंट टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है एंडोथर्मिक जंतु को, तो उसको बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट करना पड़ेगा। उसके मुकाबले अगर हम देखें एक्टोथर्मिक एनिमल्स को, तो उनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर हम कुछ उदाहरण देखें एक्टोथर्मिक एनिमल्स के, तो इनवर्टिब्रेट्स, मछलियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सभी जंतु हैं एक्टोथर्मिक। अगर हम एंडोथर्मिक एनिमल्स की बात करें तो एप्स, मैमल्स, मार्सुपियल्स और मोनोट्रीम्स आते हैं हमारे एंडोथर्मिक एनिमल। I hope you are able to understand ectothermic and endothermic animals in a very simplified way. Please, if you like the video, please subscribe the channel. Thank you.